एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 दैट इज हेरिडिटी। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर को बेटर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस चैप्टर को पहले अच्छे से समझ लें। एंड आई होप कि आपने चैप्टर 7 ऑलरेडी देख लिया होगा। ओके सो अब तक जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, आइए उसे हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन के लिए सेल को पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट। चाहे कोई भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कोई भी रिप्रोडक्शन है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेल को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि डीएनए जो होता है उस डीएनए की कॉपिंग करनी पड़ती है, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी डीएनए कॉपिंग की वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, पेरेंट्स से जो डीएनए की जो कॉपी जाती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, है ना, इसी की वजह से ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ये पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं, है ना। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर होता है, अपने पेरेंट्स की तरह होता है, राइट। बट इसमें कुछ ऑल्टरेशन भी हो जाता है डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, राइट। इसी डीएनए कॉपिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिमिलरिटीज ट्रांसफर हो रही है, ये जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं, है ना, ये जो जनरेशन टू जनरेशन ये जो बॉडी डिज़ाइन हमारी मेंटेन रहती है, इंसान का जो बॉडी डिज़ाइन है वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन्हीं रीजंस को हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके पीछे ये जो फैक्टर काम कर रहा है उसको आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे कि कोई सिमिलरिटीज है, जैसे कि आई कलर हम मान लेते हैं, राइट। तो आई कलर, या तो आपका आई कलर आपके फादर से मैच कर रहा होगा या तो आपके मदर से मैच कर रहा होगा। तो ये जो आई कलर हो गया इसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, ये या ट्रेड्स कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैरेक्टर कहेंगे या ट्रेड्स कहेंगे। यही ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और फिर उसके बाद वाली जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे जनरेशन बाय जनरेशन ये पास ऑन होते जाते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इसी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स का ये जो ट्रांसमिशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक कैरेक्टर का, किसी ट्रेड्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में और फिर उसके बाद वाली जनरेशन में ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। ओके, और ये ट्रांसमिशन हो कैसे रहा है, इन ट्रेड्स को डीएनए जो है वो कैसे कैरी कर रहा है और कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास ऑन कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, हेरिडिटी बस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कहेंगे हेरिडिटी, और इसकी जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल टर्म में आप बस इतना समझिए कि हेरिडिटी का ही दूसरा नाम इनहेरिटेंस है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, अगर जैसा कि मैंने कहा कि ये पेरेंट्स से जो डीएनए निकल करके आता है, इन दोनों पेरेंट्स से जो पेरेंट्स में जो डीएनए कॉपिंग होती है और उसकी एक कॉपी इस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, तो डीएनए कॉपिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आई कलर के लिए इसका जो जीन है, मान लेते हैं कि उसका सीक्वेंस है AGCT। ठीक है, तो इस डीएनए कॉपिंग के ड्यूरिंग क्या हो जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ एरर्स हो जाते हैं। ए की जगह पर टी हो गया, बाकी सारे सीक्वेंस सेम है, बस एक सीक्वेंस क्या हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना। AGCTGCA हो गया, ठीक है, ए की जगह पर टी हो गया, ये अल्टरेशन आ गया। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि इस आई कलर में ये ब्राउन आई का कलर था, ब्राउन आई का सीक्वेंस था ये वाला, तो अब ये जो नया पैटर्न बन गया, डीएनए सीक्वेंस बन गया, तो ये अब एक अलग आई कलर बना देगा, दैट इज ब्लैक। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से कैरेक्टर में वेरिएशंस आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस अल्टरेशन की वजह से जो कैरेक्टर चेंज होता है, इस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। ठीक है, ये प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, वेरिएशंस द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। किसी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इस तरह से डीएनए सीक्वेंस में चेंजिंग आने की वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस अलग था, ठीक है, और तो इसका जो ईयर है, ईयर लोब, इसको हम कहते हैं ईयर लोब। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, इस स्किन से हटा हुआ है ना, डिटैच्ड है, ठीक है, फ्री है। और इस लोब को देखिए, ये बिल्कुल अटैच्ड है, तो इसको हम कहते हैं अटैच्ड ईयर लोब, और इसको हम कहते हैं फ्री, इसको हम कहते हैं फ्री ईयर लोब, और इसको हम कहते हैं अटैच्ड ईयर लोब। ठीक है, तो दो टाइप के ईयर लोब्स होते हैं, इसमें ये डोमिनेंट होता है, यानी कि ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है और ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। दैट मीन्स ये रिसेसिव ट्रेट होता है। कैरेक्टर बिल्कुल सेम है लेकिन उसका वेरिएशन अलग अलग है, उसमें कुछ डीएनए सीक्वेंस में अल्टरेशन की वजह से क्या हो गया, वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। ओके, अब देखिए, हर एक पार्टिकुलर चीज़ की स्टडी करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता है ना। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो जैसे कि हर अलग अलग स्पेशलिटी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, राइट। लाइक आप हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। इसी तरह से जो किडनी के डॉक्टर होते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, आपने पढ़ा है ना, नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से बायोलॉजी में भी अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी के लिए एक अलग टर्म दिया जाता है, एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आप तो बस इतना देख रहे हो कि अभी 10th में क्या है कि साइंस है सिर्फ, आगे जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अलग होगा ही, बायोलॉजी में भी अलग अलग चैप्टर्स हो जाएंगे। प्लांट्स की स्टडी के लिए बॉटनी, एनिमल्स की स्टडी के लिए जूलॉजी, ये दो पार्ट में पहले डिवाइड होता है और उसके बाद फिर उसके भी अलग अलग ब्रांचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ब्रांचेस में से बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को स्टडी करता है, जो वेरिएशंस एंड हेरिडिटी को डील करता है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो ट्रेड्स हमने देखा, इन ट्रेड्स को सबसे पहले स्टडी किया था मेंडल ने, इसीलिए मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हेरिडिटी की वजह से वेरिएशंस आते हैं वो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर कैसे होते हैं ये तो हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में, राइट। डीएनए कॉपिंग होती है और वही डीएनए पास ऑन होता है, तो इस तरह से कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, वेरिएशंस का ट्रांसमिशन होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस कैसे होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि इकट्ठा होना। ठीक है, इकट्ठा होने को एक्यूमुलेशन कहा जाता है। तो वेरिएशंस, अब देखो इस एग्जांपल से हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए वेरिएशंस कैसे आते हैं, हमने ये तो देख लिया, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग क्या होती है, डीएनए कॉपिंग होती है, इससे पहले ही डीएनए कॉपिंग हो जाती है, राइट। डीएनए कॉपिंग होगी, डीएनए के सीक्वेंस में क्या होगा, अल्टरेशन आएगा और उसी अल्टरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कैसे होते हैं और वो इकट्ठा कैसे होते जाते हैं, उस प्रोसेस को हम समझते हैं इस एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया लिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम है ना, सिंगुलर होता है बैक्टीरियम और प्लूरल होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरियम है तो इसलिए हम बैक्टीरियम बोलेंगे, एक बैक्टीरियम है। अब इसने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो इस एक को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है पेरेंट। इस पेरेंट सेल ने डिवाइड किया और दो ऑफस्प्रिंग बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोजेनी। F1 जनरेशन की प्रोजेनी हम इसे कहेंगे ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से पहले डीएनए कॉपिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए कॉपिंग है ना, डीएनए कॉपिंग हुई, ये प्रोसेस।
अब डीएनए कॉपिंग के ड्यूरिंग क्या हुआ, कुछ अल्ट्रेशन हो गई जिसकी वजह से इस प्रोजेनी में वेरिएशंस आ गए। लुक एट दिस, यहाँ पे इसका जो हेड है वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया, है ना। पेरेंट्स में वो कैरेक्टर नहीं था, लेकिन कुछ एरर्स की वजह से इसमें वेरिएशन आ गया, इसका हेड रेड हो गया। एक तो बिल्कुल, और दूसरे में आप देखो यहाँ पे इसके टेल, इसको अगर हम मान लेते हैं टेल, या इसको हम इसका पैर मान लेते हैं, ठीक है, टेल ही मान लेते हैं, तो इसके टेल में, इसके टेल का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये जब रिप्रोड्यूस करेगा आगे, जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो इसका वेरिएशन, है ना, ये इस प्रोजेनी का जो वेरिएशन है रेड हेड, ये ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही का हेड क्या हो गया, रेड रेड, ठीक है। इसमें भी, इसने भी जब रिप्रोड्यूस करा तो इसका जो ये वेरिएशंस था ये आगे क्या हो गया, पास ऑन हो गया एज इट इज। इसके अलावा एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी एक नया वेरिएशन क्रिएट हो गया। इसी तरह से दूसरे प्रोजेनी में आप देखो, इसका ये चेंज हो गया, है ना, और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि जनरेशन बाय जनरेशन, ये हो गया आपको F2 जनरेशन के प्रोजेनी, ठीक है। F1 जनरेशन फीलियल 1, F यूज किया जाता है फीलियल के लिए, ठीक है, फीलियल के लिए F यूज किया जाता है। F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन, F2 यानी कि सेकंड जनरेशन, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो F3 जनरेशन होगी, जो थर्ड जनरेशन होगी, उसमें भी ये दोनों वेरिएशन तो एज इट इज पास ऑन हो जाएंगे और फिर एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी ये और ये दोनों वेरिएशन बिल्कुल एज इट इज पास ऑन तो होंगे ही, उसके साथ ही एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहले क्रिएट हुआ है, जो वेरिएशन पहले क्रिएट हुआ है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अगर हम इसके थर्ड जनरेशन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, F3 पॉपुलेशन जो होगी तो इसमें रेड कलर तो होगा ही, ये वेरिएशंस तो होगा ही, और इसका हेड क्या हो जाएगा, ये जो टेल है, इसका टेल ग्रीन कलर का हम मान लेते हैं कि इसमें एक नया वेरिएशंस क्रिएट हो गया ग्रीन, ठीक है। इसमें भी कोई एक वेरिएशंस हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि ये हो गया इसका वाइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वेरिएशंस किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और इसमें जो कैरेक्टर सबसे पहले जो वेरिएशन सबसे पहले क्रिएट हुआ है, इसमें जो वेरिएशन सबसे पहले क्रिएट हुआ है उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कहो कि अगर कोई वेरिएशन ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो दैट मीन्स कि वो पहले अराइज हुआ है, ठीक है। इसकी 3 पॉपुलेशन है ना, और ये ग्रीन वाला तो अभी अभी हुआ है, एक ही है इसकी पॉपुलेशन, सिर्फ एक इंडिविजुअल में ये ग्रीन टेल पाया जा रहा है, राइट। तो इसका जो नंबर है वो क्या है, कम है। जो पहले क्रिएट हुआ है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो डैट मीन्स इससे क्या समझ में आ रहा है कि वेरिएशंस का परसेंटेज, वेरिएशंस जो पहले अराइज हुए होंगे, है ना, उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो बाद में शुरू हुए होंगे उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कहो, अगर कोई वेरिएशन ज़्यादा पॉपुलेशन में है दैट मीन्स कि वो बहुत पहले ही अराइज हुआ है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से इनहेरिट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। आप यहीं पे देख सकते हो, ये देखिए रेड वाले की पॉपुलेशन 1 2 3, लेकिन ये वाले वेरिएशन को आप देखो, ये सिर्फ एक ही पॉपुलेशन में है। इसी तरह से ये वेरिएशन देखो आप, ये 3 इंडिविजुअल में देखा जा रहा है, लेकिन ये वाला वेरिएशन सिर्फ एक पॉपुलेशन में है, ठीक है। तो जो पहले अराइज हुआ है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा, जो बाद में अराइज हुआ उसकी पॉपुलेशन कम, ओके। और जो पॉपुलेशन पहले से चला आ रहा है उसको सरवाइव करने के लिए उसके पास उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, वो इन्वायरमेंट को बदलते इन्वायरमेंट को एक्यूमुलेट करने की पावर उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरिएशंस जो हैं वो
स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए और उसकी कंटिन्यूटी के लिए, है ना, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने वेरिएशंस के बारे में देखे थे। आइए एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएशंस अलाउ स्पीशीज टू अडेप्ट टू देयर चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी वेरिएशन की वजह से आती है। वेरिएशंस हेल्प अ स्पीशीज टू बी रेजिस्टेंट टू द डिजीज रेसिस्टेंट स्पीशीज को ग्रो करने में वेरिएशन हेल्प करता है। वेरिएशन गिव राइज टू अ लार्ज वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, हमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा रेड हेड वाले ऑर्गेनिज्म, फिर वाइट हैंड वाले ऑर्गेनिज्म, कितनी वैरायटीज़ हमें देखने को मिली वेरिएशंस की वजह से, राइट। तो इस तरह से वेरिएशंस आते हैं और ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है, स्टेबिलिटी गेन करने में हेल्प मिलती है। एंड फिफ्थ इम्पोर्टेंस है कि इससे क्या होता है, इवोल्यूशन अराइज होता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंस हैं जो कि आपको नोट करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसी वेरिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक में, इंडेक्स्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। यही मैंने सेम बताया था कि ट्रेट ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% पॉपुलेशन में है एंड ट्रेट बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में है। दैट मीन्स कि ये ज़्यादा पॉपुलेशन में है, तो मतलब क्या कि ये पहले अराइज हुआ होगा। सिंपल, बस यही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रोमोट सर्वाइवल। अब वेरिएशन क्रिएट होने से सर्वाइवल में कैसे हेल्प मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस करा, इसका आंसर अभी हमने बताया है ना, कि वेरिएशंस क्या करता है, एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, राइट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स को, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है वेरिएशंस की वजह से। जैसे हमने पॉन्ड का भी एग्जांपल लिया था कि अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई पॉन्ड में कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर वेरिएशन आ गया है कि वो 40 डिग्री सेल्सियस को भी झेल सकता है, बाकी सारे बैक्टीरिया जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस को ही एडप्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसी ड्रेस्टिक सिचुएशन आ जाती है कि इस पॉन्ड का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है, तो बाकी जितने भी 20 डिग्री सेल्सियस वाले बैक्टीरिया हैं वो तो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बच जाएगा कौन, ये 40 डिग्री सेल्सियस वाला। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर जो वेरिएशन आया, इसकी वजह से ये सर्वाइव कर गया। तो इस तरह से वेरिएशन क्या करती है, एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है टू इट्स चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये अपने चेंजिंग एनवायरमेंट में रह सके, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। लुक एट दिस, ट्रेट बी that exists in 60% of the same population has arisen earlier because this trait has already existing, क्योंकि ये बहुत पहले से आ रहा है, and inherited in a large percentage of the population as compared to trait A. Next question, how does the creation of variations in a species promote survival? Variation कैसे help करता है? Variation help the individual to have different traits that may develop the organism more tolerable. उसमें कुछ ऐसे traits develop हो जाते हैं जो कि उन्हें more टॉलरेबल बनाते हैं और इसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बदलते इन्वायरमेंट में रहने की। दिस इज हाउ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रोमोट्स सर्वाइवल, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग आज का मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, क्या ये दोनों सेम टर्म है या अलग अलग हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। कहीं कहीं पे हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, कहीं कहीं पे हम बोलते हैं ट्रेट्स, तो एक्चुअली में ये दोनों सेम टर्म है या डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो कैरेक्टर, अब जैसे कि हमने कहा ईयर लोब, तो ईयर लोब जो है वो हो गया कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, जो वैरायटी देखने को मिल रही है, उस वैरायटी को हम कहते हैं ट्रेट्स,
ठीक है। अब इस ईयर लोब में हमने यहाँ पे दो वैरायटी देखी, एक देखा हमने अटैच्ड और एक देखा हमने फ्री। तो अटैच्ड एंड फ्री ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे ट्रेड्स। अटैच्ड ईयर लोब एक ट्रेड हो गया, फ्री ईयर लोब एक ट्रेड हो गया। और कैरेक्टर हम किसे कहेंगे, मेन फीचर को। ठीक है, कोई भी हेरिटेबल फीचर उसको हम कहेंगे कैरेक्टर और उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम कहेंगे ट्रेड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि आई कलर। तो आई कलर जो है दिस इज कैरेक्टर। अब इस आई कलर में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, किसी की ब्राउन आईज हो गई, किसी की ब्लैक आई हो गई। तो ब्राउन एंड ब्लैक आई ये कहलाएगा ट्रेड्स, इसको हम कहेंगे ट्रेड्स। इसी तरह से हेयर कलर में देखो, किसी का ब्लैक हेयर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का कर्ली होता है, किसी का स्ट्रेट होता है ना। अगर हम कलर की बात करें तो कलर में ब्राउन ब्लैक ये दो ट्रेट हो गए। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें, इसके पैटर्न की बात करें, तो किसी का स्ट्रेट हेयर होता है, किसी का कम कर्ली होता है, किसी का बहुत ज़्यादा कर्ली होता है। तो ये तीन वैरायटीज़ हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे। ठीक है, किसी भी एक कैरेक्टर का जितना भी अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम कहते हैं ट्रेट्स। ठीक है, ये बच्चा है, इसकी इंटेलिजेंसी, कोई होता है क्लीवर, कोई होता है स्टूपिड, तो ये हो गया उसका ट्रेट। और इंटेलिजेंसी जो है, जो या फिर आप माइंड सेट कहो, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कैरेक्टर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कैरेक्टर एंड ट्रेट्स में। कैरेक्टर्स आर एनी इनहेरिटेबल फीचर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर एंड इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने डिस्कस कर दिए। अब ये जो ट्रेट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक ट्रेट ऐसा होता है जैसे कि ये ईयर लोब, ये पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है। पेरेंट्स में जैसा जीन था उस पेरेंट्स से इसमें ये कैरेक्टर इनहेरिट हुए हैं। ये आई कलर जो है वो भी पेरेंट्स से ही इनहेरिट हुआ है। हेयर स्टाइल जो होता है वो भी पेरेंट्स से ही इनहेरिट होता है। या तो एक ट्रेट ऐसा होता है जो कि पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। जैसे कि ये क्लीवर और स्टूपिड, इसने अपना दिमाग लगाया तो ये चालाक हो गया, अपने दिमाग को इसने तेज कर लिया। और ये इसने दिमाग नहीं लगाया, दिमाग अप्लाई नहीं किया, तो ये स्टूपिड रह गया। तो ये हो गया, ये हम अपने लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, लाइफ टाइम में गेन करते हैं, अपने इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो इस ट्रेट को हम कहते हैं अक्वायर्ड ट्रेट। एंड जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, इनहेरिट होते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, अब कुछ आजकल आपने देखा होगा कि हेयर स्टाइल बनाया जाता है, तो अगर आप बनाते हो तो वो अक्वायर्ड ट्रेट हो गया। और अगर वो माँ बाप से इनहेरिट हुआ है तो उसको हम कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, सो इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड अक्वायर्ड ट्रेट्स में भी आपको डिफरेंस बिल्कुल याद रखने हैं, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। इनहेरिटेड ट्रेट वैसे ट्रेट होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और अक्वायर्ड ट्रेट वैसे ट्रेट होते हैं जिसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते, जो इनहेरिट नहीं किया जा सकता, जिसे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में क्या करता है, हासिल करता है, अक्वायर करता है। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स वो पास ऑन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट किसकी वजह से होता है, तो ये जीन में चेंजिंग की वजह से, डीएनए सीक्वेंस में चेंजिंग की वजह से, जिसे हमने कहा था वेरिएशन, तो वेरिएशन की वजह से ये ट्रेट्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स जो होता है उसमें कोई भी जीन की चेंजिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होता है, जीन इंडिपेंडेंट ट्रेट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई कलर, स्किन टोन, ईयर लोब्स, ये सब क्या हो गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए। लेकिन अक्वायर्ड ट्रेट्स में आपका नॉलेज, आपने कितना लर्न करा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होता है। अगर आपके पेरेंट अगर चालाक हैं, अगर आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे भी उतना ही
सिंसियर होंगे, उतना जानने वाले होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई स्किल सीखी है, अगर आप साइकिलिंग करते हो तो ज़रूरी नहीं आपके पेरेंट्स को भी साइकिलिंग आती रही होगी, ऐसा नहीं होता है। स्विमिंग अगर आपने सीखी है तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके फादर मदर भी जानते होंगे। तो इस तरह के ट्रेड को हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, और ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेड। ओके, अब मेन कंसेप्ट जो है हमारा हेरिडिटी का, उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप हेरिडिटी को बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। ये सारे टर्म अगर आपने क्लियर कर लिए तो फिर हेरिडिटी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम ये क्या होता है, ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ लिया। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, और वही प्रोटीन जो है कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, तो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी जिस सेल से बनी हुई है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। अब सेल डिवीजन से पहले ये डीएनए उस सेल के न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक पड़ा हुआ, इस तरह से अनक्वाइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। एकदम स्कैटर्ड होता है ये न्यूक्लियस में, चारों तरफ से बिखरा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं, इसे ये डीएनए ही है लेकिन ये अनक्वाइल्ड फॉर्म में है और स्कैटर्ड है, तो इसको हम कह देते हैं क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या हो जाता है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे इतना कंडेंस हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। इसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमोसोम। इसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये टाइटली पैक्ड है, तो इसको होल्ड किए रखने के लिए इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ कुछ प्रोटीन भी होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये होता है, ये 3 टाइप्स होते हैं, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। ओके, अब 2 टर्म आते हैं, जीन्स क्या होते हैं और अलील्स क्या होते हैं। तो देखो जीन्स, अब ये हमने देखा कि ये डीएनए है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए में ये सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, इस डीएनए का हर एक छोटा पोर्शन की अगर हम बात करें, यहाँ तक एक पोर्शन है, फिर यहाँ से एक पोर्शन है, तो हर एक छोटा पोर्शन में किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है ना, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने की प्रोटीन्स पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हाइट को बनाना है तो हाइट के लिए बनाने वाली प्रोटीन इस सीक्वेंस में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस सीक्वेंस में क्या है, प्रेजेंट है, तो इसी पोर्शन को हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, अब ये हाइट बनाने वाली यहाँ पे प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, तो इसको हम कहेंगे जीन्स फॉर हाइट। और ये वाला जो सीक्वेंस है ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम कहेंगे जीन्स फॉर आई कलर। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए का वो सीक्वेंस जो किसी पार्टिकुलर ट्रेट को डेवलप करता है, उस सीक्वेंस को, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं जीन्स। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है, और पेरेंटल डीएनए की एक कॉपी इस पेरेंट में भी एक डीएनए है, उसकी एक कॉपी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। राइट, उसकी एक कॉपी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। तो डीएनए कॉपिंग के ड्यूरिंग डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है, सीक्वेंस बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो जीन था, मान लेते हैं कि ये वाला जीन था पेरेंट्स में, है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल था टॉल हाइट के लिए। अब इसमें कुछ अल्टरेशन आ गया, यहाँ पे आप देखो, मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस इस तरह से था, AGTC, ये इस तरह से सीक्वेंस था। अब ये पेरेंट है, पेरेंट का डीएनए है, तो इसको हम कहते हैं पेरेंटल डीएनए। ठीक है, अब डीएनए कॉपिंग हुई और ये अल्टरेशन हो गया, ये इस तरह से हो जाता है ACTG, ये सीक्वेंस हो गया। तो ये टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब ये बनाएगा क्या, शॉर्ट हाइट। तो ऑफस्प्रिंग में ये जो ट्रांसफ़र होगा तो उस ऑफस्प्रिंग की जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वेरिएशन हो गया।
कैरेक्टर सेम है, हाइट, लेकिन वेरिएशंस आ गया, एक जीन बना रहा है टॉल, दूसरा जीन बना रहा है शॉर्ट हाइट। तो इस वेरिएशंस को कहते हैं, इस वैरायटीज ऑफ जीन्स को कहते हैं, इस वर्जन को कहते हैं अलील्स। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, alleles are the different forms of a gene that are located at the same place on a chromosome and control same character. कैरेक्टर सेम है, हाइट, लेकिन ट्रेड्स अलग अलग शो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्लियर हो गया? इसे आप समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल से। ठीक है, हमें पता है कि मेल पेरेंट पे अलग गैमेट बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गैमेट्स बनते हैं, एक मेल पेरेंट में बनता है और एक फीमेल पेरेंट में बनता है। ठीक है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में। मेल पेरेंट में भी जितने भी सेल्स हैं उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ये हमें पता है, और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है? मियोसिस की प्रोसेस होगी। ये क्या कहलाता है? जर्म सेल, है ना। मेल जर्म सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल्स, जो कि सिर्फ डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इस जर्म सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इस 46 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेयर्ड होते हैं, इसमें भी पेयर्ड में, इसमें भी पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। अब इस डिप्लॉयड, तो इस पेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहते हैं, इस पेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स। जिस सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको कहा जाता है डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड जर्म सेल्स की होगी मियोसिस, इसकी होगी मियोसिस। मियोसिस होने पर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम था वो अब हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, यानी कि ये जो पेयर्ड में था ये अब हो जाता है अनपेयर्ड। इसका जो पेयर है वो अलग हो गया, ये भी अनपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस अनपेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो याद रखेंगे सिर्फ गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही हैप्लॉइड फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और उन सोमैटिक सेल्स में पेयर्ड क्रोमोसोम पाया जाता है, पेयर्ड क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम सिर्फ गैमेट्स में, ये गैमेट्स बना है, सिर्फ गैमेट्स में ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, दैट इज 23। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी आपने समझ लिया। डिप्लॉइड यानी कि पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हैप्लॉइड यानी कि हाफ क्रोमोसोम अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फ्यूज कराते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 23 और ये भी 23, ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे। ये दोनों फ्यूज होकर के 23 + 23 मिल करके क्या हो जाता है? फिर से ये डिप्लॉइड बन जाता है, फिर से ये डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पेयर प्रेजेंट है और इसमें एक पेयर प्रेजेंट है, दोनों आकर के क्या हो गया? डिप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, इसको, ये मेल है, मेल पेरेंट से आया है, ये फीमेल पेरेंट से आया है। तो मेल पेरेंट का जो डीएनए होता है उसको हम पेरेंटल, मेल पेरेंट से जो आता है उसको हम पैटर्नल डीएनए कहते हैं, पैटर्नल डीएनए, और जो फीमेल पेरेंट से आता है उसको हम मैटर्नल कहते हैं, मैटर्नल डीएनए। पैटर्नल मैटर्नल आपको याद रखना है, पेरेंटल नहीं, पैटर्नल। ठीक है, अब देखो इस मेल पेरेंट से जो ये क्रोमोसोम आया है, मान लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, मान लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। कौन सा आई कलर? तो ब्राउन कलर, ब्राउन आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फीमेल से जो आया है उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए, ब्राउन आई के लिए। तो ये बन गया, इसमें दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ब्राउन आई के लिए और एक क्रोमोसोम, सॉरी ब्राउन ब्राउन लिख दिया मैंने, फीमेल से जो आया है वो ब्लैक आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक। ठीक है, तो ये जीन हो गया आपको ब्लैक के लिए और ये वाला जीन हो गया आपको ब्राउन आई कलर के लिए। तो
ये दोनों जीन्स एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं लेकिन ट्रेट अलग अलग है। कैरेक्टर तो एक ही है आई कलर, लेकिन ट्रेट अलग अलग है। ये ब्राउन के लिए है और ये ब्लैक के लिए है। तो इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को हम कहते हैं अलील्स। ठीक है, इसी को कहा जाता है एलील्स। एलील्स की लोकेशन हमेशा सेम होती है, जो दोनों क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका ट्रेड्स अलग अलग होता है। ये डिफरेंट ट्रेड्स को कैरी करते हैं। ठीक है, सो एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन दैट आर लोकेटेड एट द सेम प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल सेम कैरेक्टर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में दो अलील्स पाए जाते हैं, एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे पेरेंट से। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, एक मेल पेरेंट से आएगा, एक फीमेल पेरेंट से आएगा, तो दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अब ये जो अलील्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि मान लेते हैं कि ये जो अलील है ये मेल पेरेंट से आया है और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए, और ये आया है फीमेल बॉडी से, मैटरनल डीएनए से आया है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक आई कलर के लिए, और ये ब्राउन आई कलर के लिए। अब ये इससे ये जाइगोट है ना, ये क्या है, जाइगोट। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसमें आई कलर हम मान लेते हैं क्या हो जाता है, उसका आई कलर हो जाता है ब्लैक, उसका आई कलर हो जाता है ब्लैक। ठीक है, तो जीन तो दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन इफेक्ट हमें सिर्फ एक का दिख रहा है। दैट मीन्स क्या कि इन दोनों अलील्स में से एक अलील ऐसा होता है जो दूसरे को डोमिनेट कर देता है, दबा देता है। ये ब्लैक वाला जो है, इसने ब्राउन आई कलर वाले जीन को, अलील को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, डोमिनेट कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, डोमिनेट कर दिया। तो वैसा अलील जो दूसरे अलील को डोमिनेट कर देता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और वैसा अलील जो डोमिनेट हो जाता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव अलील्स। इस तरह से ह्यूमन बींग्स में या जो भी ममेल्स होते हैं उनके जर्म सेल्स में, उनके जाइगोट में दो अलील्स पाए जाते हैं। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील्स। डोमिनेंट अलील वो जो अपना इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे आपको डोमिनेंट, ब्लैक आई डोमिनेंट हुआ और ब्राउन आई रिसेसिव। ठीक है, इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे ये अलील है एक रेड कलर के लिए और ये है गोल्डन कलर के लिए। इस दोनों में जब फ्यूजन हुआ तो इफेक्ट दिख रहा है हमें रेड कलर का, यानी कि रेड वाला जो अलील है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव अलील को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और डोमिनेंट अलील अगर अपना इफेक्ट दिखाएगा तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट, एंड रिसेसिव अलील अपना इफेक्ट दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ट्रेट्स which appear due to expression of dominant alleles are called dominant traits। जो dominant alleles की वजह से एक्सप्रेस होते हैं वैसे traits को हम dominant traits कहते हैं। ये वाली लाइन हम बाद में समझेंगे। और वैसे traits जो कि recessive alleles के एक्सप्रेशन की वजह से दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं, वैसे traits को हम कहते हैं recessive traits। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो दो टाइप के ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, तो किस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर होंगे और किस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर होंगे, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स से आने वाले अलील्स पे। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों ही पेरेंट्स से दो गैमेट आते हैं, एक एक गैमेट, राइट। और दोनों गैमेट्स मिल करके क्या होते हैं, फ्यूजन होता है इन दोनों के बीच, दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब जा करके जाइगोट बनता है, राइट। तो अब इस जाइगोट में कौन सा अलील प्रेजेंट है, किस तरह का अलील प्रेजेंट है, ये डिसाइड करता है कि डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा या रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे तीन कंडीशंस हो सकती हैं जाइगोट की। देखिए कौन कौन सी कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि मेल पेरेंट से जो गैमेट आया है, मेल पेरेंट से जो गैमेट आया है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और फीमेल पेरेंट से जो गैमेट आया है
है ना, फीमेल पेरेंट्स से जो गैमेट आया है वो भी स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है कि डोमिनेंट एलील को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेल पेरेंट्स से जो एलील आया है वो भी डोमिनेंट है, फीमेल पेरेंट्स से जो गैमेट आया है वो भी डोमिनेंट है। तो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो आर आर बनेगा, है ना, कैपिटल आर, यानी कि इससे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह के जाइगोट को हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ से भी स्ट्रॉन्गर एलील आया यानी कि डोमिनेंट एलील, और यहाँ से भी आया है डोमिनेंट एलील, दोनों एलील सेम है, इसलिए हम कहते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगोट। ठीक है, और इस एलील को, इस जाइगोट को क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई। अब तो कभी भी हम होमोजाइगस डोमिनेंट को लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे कि ब्लैक के लिए हमें लिखना है, ब्लैक अगर डोमिनेंट एलील है तो उसके लिए हम बी लिखेंगे, टॉल के लिए टी लिखेंगे, इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अब इससे जो ऐसे जाइगोट से, है ना, ये जो जाइगोट बना डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें यही ट्रेट शो होगा, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो आर कलर है वो रेड के लिए है। ठीक है, और रेड कलर जो है वो क्या है, ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी रेड कलर ही शो करेगा क्योंकि डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा। आप देख भी रहे हो रेड कलर अपीयर होगा, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है अगर पेरेंट, दोनों ही पेरेंट से डोमिनेंट एलील आते हैं तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फादर से, है ना, फादर यानी कि मेल पेरेंट से आया हुआ गैमेट, ये जो एलील आया है वो डोमिनेंट एलील है, और मदर से जो एलील आया है वो रिसेसिव है। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है ना, यानी कि आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस कंडीशन में बिकॉज दो डिफरेंट एलील्स यहाँ पे हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, इसलिए ऐसे जाइगोट को हम कहेंगे हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, इसलिए हेटेरोजाइगोट। यहाँ पे दोनों ही एलील अलग अलग है इसलिए हम इसको हेटेरोजाइगोट कहते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पर एक एलील जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा एलील रिसेसिव है ना, तो ये जो रिसेसिव एलील है, यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है, वो दूसरे को, इस आर को सप्रेस कर देता है, डोमिनेट कर देता है, और ये अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, पहली कंडीशन में तो दोनों ही एलील क्या थे, डोमिनेंट थे, इसलिए कोई लड़ाई नहीं, दोनों ही सेम अपीयर होंगे, या तो ये अपीयर होगा या तो ये अपीयर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक अपीयर होगा तो रेड कलर ही शो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट कंडीशन है, दोनों एलील डिफरेंट हैं, तो स्ट्रॉन्गर एलील जो होगा वही अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट हमें शो नहीं होगा, हमें इस रेड का कलर दिखेगा, इसीलिए ये जो अपीयरेंस है, ये जो फिनोटाइप है ना, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। तो इसका जो फिनोटाइप होगा फ्लावर का, वो क्या होगा, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन दिखेगा, डोमिनेंट एलील का ट्रेट हमें दिखेगा, डोमिनेंट ट्रेट हमें शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वही लाइन यहाँ पे मेंशन है कि डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इवन व्हेन ओनली वन कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे दोनों ही कॉपी प्रेजेंट है, 2 कॉपीज, है ना, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही कॉपी है, ओनली वन कॉपी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए एक सिंगल कॉपी ही काफ़ी होती है, एक सिंगल कॉपी ही रहेगी तो भी डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगा। ठीक है, इस रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन हमें नहीं दिखेगा, इसका अपीयरेंस हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर फादर से मिला हुआ एलील वो भी रिसेसिव है,
मदर से मिला हुआ एलील वो भी रिसेसिव है। फादर से मिला हुआ एलील भी रिसेसिव है, मदर से मिला हुआ एलील भी रिसेसिव है। तो इस तरह के जाइगोट को, इससे जो जाइगोट बना, इस जाइगोट को हम कहते हैं, बिकॉज ये दोनों सेम एलील है तो इसलिए होमोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगोट। ठीक है, इस तरह के जाइगोट को भी हम होमोजाइगोट ही कहेंगे। लेकिन एलील कैसा है? रिसेसिव है। तो होमोजाइगोट के साथ रिसेसिव कहना जरूरी है, क्योंकि होमोजाइगस की दो कंडीशन होती है, या तो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव। इसलिए इसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को होमोजाइगस रिसेसिव। इसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो रिसेसिव ट्रेट्स को एक्सप्रेस होने के लिए उसकी दो कॉपी होना ज़रूरी है। अगर एक कॉपी रही तो फिर डोमिनेंट अपना जलवा दिखा देगा, इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, है ना। इसलिए रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए उसकी दो कॉपी होना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो कॉपीज प्रेजेंट है, इसलिए रिसेसिव ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक कॉपी प्रेजेंट होती तो हमें डोमिनेंट ट्रेट दिखता, दोनों कॉपी प्रेजेंट है तो भी डोमिनेंट ट्रेट दिखेगा, है ना। और रिसेसिव ट्रेट में दो कॉपी अगर प्रेजेंट है तभी हमें रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखी कि जाइगोट मेनली दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट। ठीक है, होमोजाइगोट उसको कहते हैं जिसमें दोनों एलील सिमिलर हो, जैसा कि ये कंडीशन और ये कंडीशन आप देख रहे हो। यहाँ पे दोनों ही एलील्स, फादर से आया हुआ एलील भी कैपिटल बी, मदर से आया हुआ एलील भी कैपिटल बी, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है दोनों एलील। तो इस तरह की कंडीशन को, इससे जो जाइगोट बना, ऐसे जाइगोट को हम कहते हैं होमोजाइगोट। ठीक है, इस तरह के जाइगोट को हम कहते हैं होमोजाइगोट। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों डोमिनेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, या फिर ये दोनों रिसेसिव हो सकते हैं तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो एक टाइप ये हो गया जाइगोट का। दूसरा टाइप होता है कि एक एलील, फादर से आया हुआ एलील या तो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा, है ना। फादर से आया हुआ रिसेसिव डोमिनेंट है, मदर से आया हुआ एलील रिसेसिव है। तो इस तरह की कंडीशन को, इससे जो जाइगोट बनेगा उसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगोट। ठीक है, या फिर इसके जस्ट अपोजिट ये कंडीशन हो सकती है कि फादर से आया हुआ एलील रिसेसिव है, मदर से आया हुआ एलील डोमिनेंट है। तो इसको, इससे भी जो जाइगोट बनेगा वो भी डिफरेंट एलील मौजूद हैं, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे हेटेरोजाइगोट। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरह से हमें नहीं लिखना है। हमेशा डोमिनेंट एलील को हम पहले लिखते हैं, रिसेसिव एलील को बाद में लिखते हैं। यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे फादर से जो एलील आया है वो रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन हम जब भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल पहले लिखेंगे और स्मॉल बाद में लिखेंगे, है ना। डोमिनेंट एलील पहले लिखेंगे और रिसेसिव एलील बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि हम कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर दोनों एलील डोमिनेंट है तो इसका जो कैरेक्टर होगा, मान लेते हैं कि ब्लैक आई डोमिनेंट है तो इसका जो ट्रेट होगा वो ब्लैक आई होगा। यहाँ पे आपको एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तो ट्रेट जो हमें शो होगा वो हमेशा इस डोमिनेंट एलील का ही इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक आई शो होगा। यहाँ पे दोनों ही एलील रिसेसिव है, इसलिए हमें ब्राउन आई देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दो कंडीशन में हमें डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिल रहा है। ये भी डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है ना। ये भी डोमिनेंट ट्रेट है, ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट एलील को, इस बात से, इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों ही दो कॉपीज का होना ज़रूरी नहीं है। ये सिंगल भी रहता है तो एक्सप्रेस हो सकता है। एक सिंगल कॉपी ही काफ़ी है एक्सप्रेस होने के लिए, यानी कि बी बी रहेगा, दो कॉपीज रहेंगी तो भी इसी का जलवा दिखेगा, और अगर एक कॉपी है तो भी हमें यही ट्रेट देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने के लिए इसकी दो कॉपीज होना ज़रूरी है। ये अगर इस तरह से है
तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको एक्सप्रेस होने के लिए 2 कॉपीज होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जाइगोट 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस जब मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों ही एलील्स सेम होते हैं तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं, और जब मैटरनल पैटर्नल एलील्स डिफरेंट होते हैं तो उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। और इसी होमोजाइगस को हम कहते हैं प्योर। होमोजाइगस को हम प्योर कंडीशन भी बोलते हैं एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड से ये दोनों टर्म भी आपको याद रखने हैं। होमोजाइगस के जगह पर प्योर भी यूज किया जा सकता है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बी है वो ब्लैक आई को डिनोट करता है, यानी कि ब्लैक आई के लिए यहाँ पे एलील मौजूद है इस क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो इस तीनों ही कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे दो ऐसी कंडीशन है जिसमें डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होते हैं, और सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिसेसिव ट्रेट अपीयर होता है। यहाँ पे दोनों ही एलील्स हैं तो यहाँ पे भी हमें ब्लैक आई का कलर दिखेगा और यहाँ पे भी हमें ब्लैक आई ही दिखेगी। ठीक है, इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस ऑफस्प्रिंग में आई का कलर ब्लैक ही होगा। रिसेसिव ट्रेट तभी अपीयर होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हमें ब्राउन आई दिखेगा। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन है, डोमिनेंट ट्रेट्स कैन बी इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन हुई और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन रिसेसिव ट्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस्ड होते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस्ड होगा, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट ट्रेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे भी एक्सप्रेस्ड होगा। इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस होते हैं, हेट्रोजाइगस में भी। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने डोमिनेंट ट्रेट की 2 कंडीशंस देखी। दोनों ही कंडीशन में हमें ब्लैक आई ही दिख रही है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें ब्लैक आई ही दिख रही है, लेकिन जीन का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो इसी जीन के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ये जो दिख रहा है हमें बी बी बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसको हम कहेंगे जीनोटाइप। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप। और इससे जो फिजिकल अपीयरेंस शो हो रहा है, फिजिकल ट्रेट हमें दिख रहा है कि कोई इसका कलर, इसके आई का कलर क्या होगा, वो जो ट्रेट हम डिफाइन करते हैं, लिख करके बताते हैं या देखते हैं अपनी आंखों से विजुअलाइज करते हैं, उस ट्रेट को हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, ये जो ट्रेट शो कर रहा है उसको हम उसका फिनोटाइप कहते हैं, और जीन का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी कि यहाँ पे फिनोटाइप क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हमें 2 तरह का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, ब्लैक आई एंड ब्राउन आई। ये हो गया इसका फिनोटाइप, और ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जीन का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं उसका जीनोटाइप। ठीक है, तो अब तक हमने देखे डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, उसको हम कहते हैं जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं जीन, राइट। जीन का जो वेरिएशन होता है, वेरिएंट होता है, वेरिएंट्स ऑफ जीन्स, इसको हम कहते हैं अलिल्स। ये अलिल्स 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट अलील कहते हैं, जो हिडन रहता है कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर हमें शो नहीं होता है, उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। डोमिनेंट अलील की वजह से जो ट्रेट दिखते हैं उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। रिसेसिव अलील की वजह से जो ट्रेट दिखता है उसको रिसेसिव ट्रेट्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड सेल्स जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये अलील्स सेम अलील प्रेजेंट होता है तो उसको होमोजाइगस कहते हैं, अगर डिफरेंट अलील प्रेजेंट होता है तो उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें, और इसके साथ ही जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम फिनोटाइप, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, और इससे जो कैरेक्टर शो हो रहा है, जो विजिबल ट्रेट होता है, उसको हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी टर्म्स हमने देखे है ना, अभी हमने जितने भी टर्म्स देखे उन सब के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था मेंडल ने, ग्रेगर जोहान
मेंडल। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते थे, वो पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 1822 में हुआ था और ये 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये एक मोनेस्ट्री में स्टडी करते थे। मोनेस्ट्री मतलब कि मठ, मठ होता है ना, गुरुकुल होता है जैसे, उसमें वो स्टडी क्या करते थे, पढ़ते थे। लेकिन उनको मैथ और साइंस से बहुत ज़्यादा लगाव था, मैथ और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। लेकिन वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे होता है, वो एग्ज़ाम पास करना होता है, तो उस एग्ज़ाम में वो पास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फिर से वापस से अपने मोनेस्ट्री में आ गए और वो पी मटर, जिसको हम कहते हैं, ये मटर का पौधा ये ग्रो करने लगे वहाँ पे अपने मोनेस्ट्री में। इसी मटर के पौधे को ग्रो करके उन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की, काफ़ी सारी रिसर्च किए। इसी पी के पौधे पे, इसी पी प्लांट पे उन्होंने क्या करा, अपना एक्सपेरिमेंट करा और हेरिडिटी के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। ठीक है, यही सबसे पहले ह्यूमन बींग्स थे जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में पता लगाया, कैसे एक पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि जीन्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग इन्हीं की स्टडी के वजह से हम लोगों को आज समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने इन स्टडीज़ के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया गया। मैंने यहाँ पे गार्डन पी प्लांट क्यों लिखा है, क्योंकि एक पी प्लांट होता है जो कि जंगली होता है। ठीक है, तो वो जहर होता है, यानी कि पॉइजनस होता है, और ये गार्डन पी प्लांट जो हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गार्डन पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, उन्होंने इस प्लांट को, इस पी प्लांट को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें हेरिडिटी को स्टडी करनी थी। ये देखना था कि ट्रेड्स एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में, उसके ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, कैसे पास ऑन होते हैं। तो इसके लिए पी प्लांट बहुत ही सही सिलेक्शन था, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ थी जो कि एक हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए ज़रूरी चाहिए होता है ना। इसमें ये जो पी प्लांट होता है, ये पी प्लांट बहुत ही ईजी ग्रो हो जाते थे, शॉर्ट लाइफ स्पान होता था इसका। तो इनको अब हेरिडिटी को स्टडी करनी है तो जनरेशन बाय जनरेशन की स्टडी करनी होगी, है ना। तो अगर ह्यूमन बींग्स को सेलेक्ट करते तो ह्यूमन बींग्स को एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के लिए तो काफ़ी वेट करना पड़ता, तो काफ़ी टाइम लग जाता। इसलिए उन्होंने ह्यूमन बींग्स को नहीं सेलेक्ट किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका लाइफ स्पान बहुत ही शॉर्ट होता है और ये एक एनुअल प्लांट है जिसे हम बार बार इसको ग्रो करा सकते हैं, है ना। इसके साथ ही ये बाइसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही इसमें पॉसिबल होता है, इसलिए उन्होंने ये सेलेक्ट किया। इसके अलावा इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है ना। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं एक ही, अब देखो इस एक पॉड में, इसको क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। इस एक पॉड में कितने सारे दाने होते हैं, 6 से 7 मटर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इतने सारे सीड्स सिर्फ एक पॉट से मिल रहा है हमें, यानी कि एक प्लांट अगर हम पी प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट हैज़ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक पी प्लांट में 7 ऐसे कैरेक्टर्स इन्होंने फाइंड आउट किए जो कि कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब कि दो ट्रेट, दो तरह के ट्रेट, एक कैरेक्टर में 2 तरह के ट्रेट। जैसे कि सीड की अगर आप बात करो तो किसी किसी मटर का जो सीड होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, किसी किसी का एकदम रिंकल्ड होता है ना। तो एक ही सीड कलर है, सीड शेप है, लेकिन अलग अलग शेप का, है ना। सीड शेप को अगर हमने एक कैरेक्टर, उसमें 2 तरह के ट्रेट्स, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें उन्होंने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। इसलिए ये सारे रीजंस थे कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे ये भी आपको जानना चाहिए, तो देखते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने, जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहला सीड कलर, ये 2 कलर का होता है, येलो कलर या ग्रीन कलर। इसमें येलो कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि ज़्यादातर एक्सप्रेस होता है येलो कलर,
ठीक है। सीड शेप लिया उन्होंने राउंड सीड या रिंकल्ड सीड। उसके बाद पॉड कलर, पॉड जैसा कि मैंने बताया इसको कहा जाता है पॉड, लुक एट दिस, ठीक है। ये जो है एक इसको कहा जाता है पॉड, ठीक है, यानी कि फली, है ना, फली को क्या कहते हैं, पॉड बोलते हैं। तो पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोजीशन यानी कि एक्सियल है या टर्मिनल पॉइंट पे हो रहा है, तो इस पोजीशन को इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद प्लांट की हाइट, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, ठीक है। फ्लावर कलर में पर्पल कलर, वाइट कलर, पर्पल की जगह पर आप वायलेट भी यहाँ पे लिख सकते हो, वायलेट कलर, ठीक है। पॉड शेप में इनफ्लेटेड, कोई शेप होता है पॉड का जो इनफ्लेटेड होता है और कोई ऐसे होता है इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पॉड कलर में ग्रीन कलर और येलो कलर। तो ये सारे जो हैं, ये सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं और ये सारे रिसेसिव हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव भी आपको याद रखना है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, आपको डोमिनेंट याद रखना है तो आप इसे ग्रेविटी से याद रख सकते हो, है ना। ये पॉड कलर से स्टार्ट होगा, पॉड कलर ग्रीन, उसके बाद आप याद रखोगे राउंड सीड, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, वायलेट फ्लावर कलर, इनफ्लेटेड पॉड, टॉल प्लांट एंड वाई फॉर येलो। तो ये ग्रेविटी से आप याद रख सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रीन ग्रीन दो जगह हो जाता है, यहाँ पे इसमें भी ग्रीन है, सीड कलर भी येलो और ग्रीन होता है, पॉड कलर भी येलो और ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जी और वाई में कि यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो सीड के लिए है या पॉड के लिए है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इस ट्रिक से डोमिनेंट ट्रेट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 7 कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए, 3 लॉज दिए इनहेरिटेंस के, ठीक है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। और इन 3 लॉज के लिए उन्होंने सिर्फ 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरे को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो मोनो मीन्स होता है सिंगल, हाइब्रिड मतलब कि 2 चीज का मिक्सचर, ठीक है। तो जब सिंगल मिक्सचर, सिंगल हाइब्रिड जिसमें हमें मिलता है उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, इनहेरिटेंस ऑफ ओनली 1 कैरेक्टर इज स्टडीज, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की गई, ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर को। जैसे कि टॉल तो सिर्फ एक कैरेक्टर है, अगर हम लेंगे 2 कैरेक्टर राउंड एंड येलो सीड, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हो गया ना, एक राउंड कलर और येलो, राउंड शेप और येलो कलर, तो ये 2 कैरेक्टर हो गया। तो जब हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब हम सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और क्रॉस का मतलब कि फर्टिलाइजेशन, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस का क्या मतलब है, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, फर्टिलाइजेशन कराना। सो इसके लिए उन्होंने 2 बार क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने 2 बार क्रॉस कराया। पहली बार में क्या किया, उन्होंने 2 तरह के प्लांट लिए, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, 2 तरह के प्लांट लिए। टॉल को हम टी से डिनोट करते हैं एंड शॉर्ट को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और शॉर्ट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे और डोमिनेंट ट्रेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ओके। एक प्योर टॉल था, प्योर टॉल हम इसे कहेंगे प्योर टॉल, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही अलील्स क्या है, टॉल के हैं, है ना, डोमिनेंट है, दोनों ही अलील डोमिनेंट है इसलिए प्योर टॉल कहेंगे। और इसमें भी दोनों ही अलील रिसेसिव है इसलिए ये भी प्योर शॉर्ट हुआ, ये प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, या फिर ड्वार्फ भी कहते हैं इसे, ड्वार्फ, ठीक है। इन दोनों प्लांट्स को लेकर के उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। इसके लिए वो इस टॉल प्लांट को, ये क्या करते थे, ये जो टॉल प्लांट है ना, इसका फ्लावर लिया और उस फ्लावर में से ये पॉलन ग्रेन्स, है ना, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे गिरता है तो फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। तो ये क्या करते थे कि
पॉलन ग्रेन्स ले लेते थे एक प्लांट का और उसको जाकर के शॉर्ट प्लांट पे के स्टिग्मा पे जाकर के उसको पुट ऑन कर देते थे और फर्टिलाइजेशन हो जाती थी। ठीक है, फिर उससे सीड मिलता था। अब उस सीड को वो जाकर के मिट्टी में डाल देते थे, मिट्टी में डालते थे तो प्लांट्स ग्रो करते थे। तो जब प्लांट्स ग्रो करा तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हुए हैं वो सारे के सारे टॉल हो गए हैं। उन्होंने क्या फाइंड किया कि F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट्स टॉल निकले। ठीक है, एक ये जो है ये दोनों ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट प्लांट है ना, टॉल एंड शॉर्ट। तो इससे जो प्रोजेनी हुई उसमें सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे निकले, सारे के सारे टॉल निकल गए। ऐसा देख करके उनको अब कंफ्यूजन होने लगा कि ऐसा क्यों हुआ भाई, अगर एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, इन दोनों की जब मीटिंग हो रही है तो मिडिल प्लांट होना चाहिए था, मिडिल हाइट का, है ना, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो सारे के सारे टॉल प्लांट हो गए। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कहीं एक ही प्लांट का जीन इनहेरिट हुआ होगा सब में और एक प्लांट का जीन इनहेरिट नहीं हुआ होगा, जीन पास ऑन नहीं हुआ होगा, इसीलिए सारे के सारे जो है वो क्या हो गए, टॉल हो गए। एक बार ये सोची उन्होंने यहाँ पे, और दूसरी बात ये सोची कि पेरेंट्स में ज़रूर ऐसी कोई चीज़ है जो कि इसमें ट्रांसफ़र हो रही है और प्लांट सारे के सारे टॉल हुए हैं एक पेरेंट की तरह, है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर का, जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं। तो जीन को पहले फैक्टर से टर्म्ड किया गया था, फैक्टर कहा गया था। फिर बाद में अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस फैक्टर को जीन नाम दिया। ठीक है, इसीलिए इस जीन्स को यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है ना। जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था उसी जीन्स को यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। सो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये तो हो गया भाई कि उन्होंने एक टर्म दिया कि जीन्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में कैरेक्टर को लेकर के ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटीज रखती है, सिमिलर दिखती है। ठीक है, बॉडी डिजाइन जो होता है वो सिमिलर होता है ना। ये तो हो गया भाई। अब उनके मन में ये सवाल आया कि मीडियम और शॉर्ट प्लांट क्यों नहीं हुए, एक टॉल प्लांट था एक शॉर्ट प्लांट था, तो सिर्फ टॉल ही क्यों हुए? या तो मीडियम होना चाहिए था या फिर कोई शॉर्ट प्लांट होना चाहिए था, तो मीडियम और शॉर्ट प्लांट क्यों नहीं ग्रो हुए? ये उनके मन में ये सवाल आया। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने फिर दोबारा से क्रॉस कराया F2 प्रोजेनी, F2 जनरेशन क्रॉस कराया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले लिए और उसको आपस में उन्होंने क्रॉस कराया। जब हम एक ही जनरेशन के 2 प्लांट को क्रॉस कराते हैं या 2 प्रोजेनी को क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग। तो ये हो गया सेल्फिंग। तो उन्होंने क्या करा, F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स की सेल्फिंग कराई। अब जब ये सेल्फिंग हुई तो उन्होंने ये देखा कि मैक्सिमम प्लांट्स यहाँ पे टॉल हो गए और कुछ प्लांट जो है वो शॉर्ट भी हो गए। 1/4 प्लांट 3/4 प्लांट टॉल निकल गए और 1/4 प्लांट जो है वो शॉर्ट हो गया। अब इस रिजल्ट से वो फिर से कंफ्यूज हो गए कि दोनों पेरेंट्स तो टॉल थे, ये भी टॉल था ये भी टॉल था, तो फिर ये शॉर्ट प्लांट कैसे आ गया? तब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो शॉर्ट प्लांट से मैंने क्रॉस कराया था इसका भी जीन इसमें इनहेरिट हुआ था, इसका भी जीन इस प्रोजेनी में प्रेजेंट है, तभी ये शॉर्ट प्लांट यहाँ पे ग्रो किया है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि F2 प्रोजेनी में दोनों ही ट्रेट दिख रहे हैं, टॉलनेस भी और शॉर्टनेस भी। ठीक है, तो इससे पहला पॉइंट तो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके जीन्स में 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। एक फादर से आती है और एक मदर से आती है, यानी कि एक मेल पेरेंट से आती है और एक फीमेल पेरेंट से आती है। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, वो ज़रूर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तभी इस ऑफस्प्रिंग में एक सेट एक प्लांट से आया है और दूसरा जो है वो दूसरे प्लांट से आया है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोजेनी मिली है हमें वो टॉल भी मिली है और शॉर्ट भी मिली है। ठीक है, इसी कॉपीज को हम क्या कहते हैं, हम एलिल्स कहते हैं। ठीक है, अब इस एलिल्स में या तो ये आइडेंटिकल होंगे, उन्होंने कहा जबकि एलिल्स या तो आइडेंटिकल होंगे
यानी कि होमोजाइगस। आइडेंटिकल का मतलब होमोजाइगस, यानी कि दो एलील्स हैं तो दोनों सेम इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिकल। या फिर ये एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। हेट्रोजाइगस यानी कि टी और टी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों मिला हुआ, ठीक है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर करी। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि दो टाइप के प्लांट से जीन पास हो रहे हैं, लेकिन F1 प्रोजेनी में हमें सिर्फ एक ही प्लांट, एक ही तरह का सिर्फ टॉल प्लांट ही ग्रो हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो दो जीन्स हैं, टॉल और ड्वार्फ, ये जो दो जीन्स हैं, ज़रूर इसमें कोई एक जीन जो है वो दूसरे को क्या कर दे रहा है, डोमिनेट कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, इसलिए वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा है। एंड इन दिस केस टॉल जो है, टॉल जीन जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट है एंड ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने दो टर्म दिए, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो किस तरह से टर्म्स क्लियर होते जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इन सारे टर्म्स के बारे में इन्होंने बताया, स्टडी करी, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एक और बात नोटिस करी कि यहाँ पे F1 प्रोजेनी में जो ये हाइब्रिड प्लांट हुआ है, इसमें सिर्फ एक जीन जो है वो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट अलील सिर्फ एक है, ओनली वन कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट है। तब भी यहाँ पे टॉल प्लांट ही शो हो रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने प्लांट लिया था ये तो प्योर प्लांट था, यानी कि इसमें दोनों ही कॉपीज प्रेजेंट थी, दो कॉपीज प्रेजेंट थी डोमिनेंट अलील की। तो डैट मीन्स कि यहाँ से उन्होंने ये क्लियर करा कि डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस होने के लिए सिंगल कॉपी ही इनफ होती है, लेकिन रिसेसिव अलील्स को एक्सप्रेस करने के लिए इसकी दो कॉपीज होनी चाहिए, है ना। तो वही दो कॉपीज यहाँ पे मिली, इसीलिए सेकंड जेनरेशन में हमें शॉर्ट प्लांट देखने को मिले। ठीक है, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, ये जो ऑब्जर्वेशंस हुआ, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, वो सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जिसे हम लोग जीन्स कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में दो अलील्स होते हैं, उसमें से एक या तो वो होमोजाइगस हो सकता है या हेट्रोजाइगस हो सकता है। डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील जो है वो दूसरे को डोमिनेट कर देता है, और जो एक्सप्रेस होता है यानी कि जो डोमिनेट कर रहा है उसको डोमिनेंट अलील कहते हैं, और जो हिडन है उसको रिसेसिव कहते हैं। ये तीसरी बात। लास्ट वन, डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस, यानी कि ये इस तरह रहेगा तो भी एक्सप्रेस होगा, और हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि इस तरह रहेगा तो भी डोमिनेंट ट्रेट्स ही दिखेगा। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि ये जब दो कॉपीज प्रेजेंट होगी तभी रिसेसिव ट्रेट्स देखने को मिलेगा। ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन द हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स, अगर किसी अलील का हेट्रोजाइगस पेयर है तो इसमें वही एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट है, और जो हिडन है उसको हम रिसेसिव कहेंगे। यही था उनका फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इन हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ अलील्स वन अलील डोमिनेट्स द अदर, हेंस इज कॉल्ड डोमिनेंट, यानी कि जो डोमिनेट कर रहा है उसको डोमिनेंट अलील कहते हैं, व्हाइल द अदर इज कॉल्ड रिसेसिव। दस ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आपको पता है फिनोटाइप किसको कहते हैं, यानी कि ये टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या है, ये फिनोटाइप है, और ये जो एक्सप्रेस करते हैं हम टी, ये सब क्या है, जीनोटाइप। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने एक और लॉ प्रपोज किया। वो कैसे किया, तो देखिए, इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में, ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट ही है, यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया तो टॉल प्लांट हुए, उसके बाद फिर से क्रॉस हुई, इन दोनों में सेल्फिंग हुई तो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट दोनों ही प्राप्त हुए, है ना, दोनों ही मिले। इससे उन्होंने एक और बात नोटिस करी कि दोनों ही जेनरेशन में जो प्लांट हुआ है ना, लुक एट दिस, यहाँ पे जो प्लांट हुए हैं टॉल, और यहाँ पे जो प्लांट हुए हैं टॉल एंड शॉर्ट, इन दोनों ही जेनरेशन के प्लांट में
इसमें कोई ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही। ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सचर ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से ये फर्स्ट पेरेंट से इसका हाफ जीन इसमें आ गया और ड्वार्फ पेरेंट से नीचे वाला पोर्शन आ गया एक प्लांट में। ऐसा नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग नहीं शो हो रही है ना। यानी कि दो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग शो हो रहे हैं। अगर ब्लेंडिंग शो होती तो हमें मिडिल साइज का भी प्लांट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल और ड्वार्फ ये दोनों अलग अलग मिल रहे हैं, मिक्सचर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि क्रॉसिंग से पहले जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, राइट। गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, राइट। तो इन्होंने इस बात से, ये जो ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही है, इससे इन्होंने ये नोटिस करा कि क्रॉसिंग से पहले गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग इन दोनों पेरेंट्स में जो पेयर ऑफ अलील्स प्रेजेंट है, ये जो पेयर ऑफ अलील्स प्रेजेंट है, ये दोनों सेग्रीगेट हो गए हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तभी एक पेरेंट से सिर्फ एक अलील आया है, एक पेरेंट से, ये वाला पेरेंट से एक अलील आया है, दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील आया है। इसीलिए कैरेक्टर की ब्लेंडिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है, अलील्स ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। आप जानते हो कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है ना। ये टॉल प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट है, राइट। यहाँ पे दो अलील्स प्रेजेंट हैं टी और टी, और यहाँ पे दो अलील्स प्रेजेंट हैं टी और टी। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस की प्रोसेस होती है, और मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये क्या है, क्रोमोसोम पे ही तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना। जीन्स क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म, राइट। तो क्रोमोसोम ही है ना ये दोनों सेपरेट कॉपी है क्रोमोसोम की। आपको पता होना चाहिए कि पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसको हम डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। अब जब मियोसिस होगी तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि सिंगल कॉपी हर एक सेल में प्रेजेंट हो जाती है, और उसको हम गैमेट कहते हैं ना। तो यहाँ पे भी एक सिंगल कॉपी इसमें आ जाएगी, इसकी भी एक सिंगल कॉपी आ जाएगी। अब इस गैमेट का फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट ग्रो करके प्लांट बनाएगा, या फिर एनिमल के केस में एनिमल बनाता है। तो आपने देखा कि एक पेरेंट से एक जीन इनहेरिट हुआ है इसमें, डोमिनेंट अलील, और दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील इसमें इनहेरिट हुआ है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये एक अलग सेल में चला गया और ये एक अलग गैमेट में, है ना, दोनों दो गैमेट बन गए। इसी तरह से इसमें भी एक टी अलग सेल में और एक टी अलग सेल में, ठीक है। तो इस तरह से एलील्स सेग्रीगेट होते हैं और दोनों ही पेरेंट से एक एक अलील ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, which states that during the gamete formation copies of genes, जिसको हम alleles कहते हैं, वो separates हो जाते हैं, यानी कि segregate हो जाते हैं from its pair। ये जो पेयर है इससे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाते हैं, so that each gamete receives only one allele, ताकि हर एक गैमेट में सिर्फ एक अलील प्रेजेंट हो। तभी दोनों पेरेंट्स से जो अलील मिलेंगे एक एक, तो फिर एक कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होगा। तो ये था उनका सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग अलील्स जो हैं वो अपने पेयर्स को सेपरेट कर देते हैं, अलील्स जो हैं अपने पेयर से सेपरेट आउट हो जाते हैं, ताकि हर पेरेंट को एक अलील मिले, हर गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एक गैमेट मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे उसमें सिर्फ 4 प्लांट शो हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ 4 प्लांट शो हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे काउंट करना तो बिल्कुल आसान है कि कितने शॉर्ट हैं, कितने टॉल हैं और कितने शॉर्ट प्लांट हैं। लेकिन मेंडल ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने तो बहुत सारी प्रोजेनिस ग्रो कराए थे, क्योंकि उनको तो एक्सपेरिमेंट करना था। तो उनको काउंट करना मुश्किल हो रहा था कि कितने टॉल प्लांट हैं और कितने शॉर्ट प्लांट हैं, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने में ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। तो इसे आसान करने के लिए उन्होंने अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाया यहाँ पे, और उस बेसिस पर उन्होंने इसका परसेंटेज निकाला, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। अब ये कैसे निकलता है, अगर आपको भी अगर एग्जाम में आता है या कोई आपसे पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करिए, है ना, डायग्राम के थ्रू, तो आप ये पेड़ पौधे तो ड्रॉ नहीं करोगे,
तो आपको क्या करना होगा, मैथमेटिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, सो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम मैथमेटिकल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मिनेरल ने कौन से दो प्लांट लिए थे, टॉल एंड शॉर्ट, राइट। तो टॉल के लिए हम लिखेंगे प्योर टॉल था, तो प्योर टॉल का मतलब कि होमोजाइगस टॉल, ठीक है। और एक लिया था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो लिख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले दो प्लांट लिए थे प्योर टॉल यानी कि होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अब क्या करना है, बिकॉज इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराना है यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, राइट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराना है तो सबसे पहले तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले अब इसके बाद पेरेंट्स के बाद हम यहाँ पे गैमेट्स लिखेंगे और इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जब मियोसिस होगी तो पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। कैसे हाफ होता है, देखो क्रोमोसोम पहले पेयर में प्रेजेंट है, अब ये आधा आधा दो सेल में इस तरह से बट जाता है, एक के पास हाफ क्रोमोसोम, एक के पास हाफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी दो गैमेट बनेंगे, एक के पास हाफ क्रोमोसोम, एक के पास हाफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे होमोजाइगस पेरेंट है तो जो गैमेट बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा, सेम टाइप का बनेगा, सेम गैमेट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट होते तो इससे जो गैमेट बनता वो दो टाइप का बनता। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है, अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो इससे जो गैमेट बनेगा वो टू टाइप्स का बनेगा, ठीक है। और अगर पेरेंट होमोजाइगस है, अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो इससे जो गैमेट बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वन गैमेट बनेंगे, एक ही टाइप के, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे, अब इसके आगे की प्रोसेस समझते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही होमोजाइगस पेरेंट है ना, तो सिर्फ एक अलील को हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक गैमेट लिख दिया, इस तरह से लिखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसकी क्रॉसिंग करानी है तो उससे बनेगा जाइगोट। तो जाइगोट जो बनेगा वही ग्रो करके प्लांट बनाएगा, यानी कि F1 प्रोजेनी उसी को कहेंगे, उसी जाइगोट को। तो अब इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है F1 जेनरेशन, आप पूरा भी लिख सकते हो या GEN लिख करके डॉट दे देंगे, F1 जनरेशन। अब हम इसे क्रॉस कराएंगे, तो एक अलील एक पेरेंट से आएगा यहाँ पे T और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आएगा स्मॉल t, ठीक है। तो F1 जनरेशन के जो प्लांट होंगे वो क्या हो गए, TT। अब यहाँ पे आप देखो ये F1 जनरेशन के जो प्लांट है वो किस कंडीशन में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, राइट। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, दैट मीन्स इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। ये जो हमने प्लांट लिया था ये क्या था, ये था प्योर टॉल और ये था ड्वार्फ, क्योंकि ड्वार्फ को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों अलील चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम प्योर ड्वार्फ नहीं लिख करके सीधे ड्वार्फ लिखेंगे। अब यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अलील ही काफ़ी होता है। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टॉल, है ना। तो F1 प्रोजेनी के जो प्लांट हो गए वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, टॉल। तो अगर हम F1 जनरेशन के फिनोटाइप की बात करें, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, T कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप भी आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि यहाँ इससे दो गैमेट बने, इससे दो गैमेट बने, ठीक है। तो इसको हम पनेट स्क्वायर से भी हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसको कहा जाता है पनेट स्क्वायर, ठीक है,
पनेट स्क्वायर। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, एक साइड में है ना, एक साइड में मेल गैमेट लिख दिया जाता है, इस तरह से आप सिंबल दे सकते हो, और एक साइड में फीमेल गैमेट लिख देते हैं। ये वाला गैमेट आप इस तरफ लिख दो इस तरह से, और ये वाला गैमेट हम इस तरह से ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब इससे इसको क्रॉस कराना है, यहाँ पे लिखेंगे टी टी, फिर इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो लिख दिया यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इसको कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इसको कराना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देखा कि जितने भी 4 प्लांट हुए, यहाँ पे ये जो 4 प्लांट था वो किस तरह से आया, है ना, और चारों ही प्लांट का जो जीनोटाइप है यानी कि जीन कॉम्बिनेशन वो सेम है, सब में टी टी है, सब में टी टी है ना, तो जीनोटाइप टी टी और फिनोटाइप बिल्कुल एक टॉल। ठीक है, तो पनेट स्क्वायर यूज करके हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की रेशियो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेशियो निकाल सकते हो, 1 2 3 4 प्लांट है और चारों के चारों टॉल हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1 हो जाएगा और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या क्या मिनरल है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ पूरा, है ना। इसके बाद अब मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए और उसकी सेल्फिंग कराई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि F1 जनरेशन के ही 2 प्लांट की सेल्फिंग हो रही है। अब इसके जब सेल्फिंग होगी तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैमेट्स। ठीक है, ये रहा आपका पेरेंट। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे, तो बिकॉज हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो यहाँ पे 2 तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, इसमें भी एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब इन गैमेट्स को हम पनेट स्क्वायर पे एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि यहीं पे हम इससे इसको क्रॉस कराएंगे, एक पेरेंट के अलील को दूसरे पेरेंट के अलील से, तो ये हो जाएगा टी टी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको टी और टी। फिर एक पेरेंट के अलील को दूसरे से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने इसको कराया इसके फर्स्ट वाले से, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल को हम पहले लिखेंगे। फिर इसके इस पेरेंट के सेकंड वाले से इसके सेकंड वाले को कराया तो हमें ड्वार्फ प्लांट मिला। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इसको हम पनेट स्क्वायर पे भी शो कर सकते हैं इस तरह से। इसमें भी क्या करना है हमें, एक साइड में मेल पेरेंट दूसरे साइड में फीमेल पेरेंट, तो यहाँ पे हम इस गैमेट को लिखेंगे, ये वाले गैमेट को इस साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, टी एंड टी, कैपिटल टी टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू टी। तो हम यहाँ पे टी और टी नहीं लिखेंगे, ये गलत, पहले कैपिटल तब स्मॉल। ठीक है, सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल, ये स्मॉल टी से स्मॉल टी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइप रेशियो बताने के लिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप बताने के लिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें भी एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें दोनों ही प्रेजेंट है। तो इन तीनों का जो फिनोटाइप है वो क्या है, टॉल। लेकिन यहाँ पे दोनों जीन रिसेसिव है, इसलिए इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो यहाँ पे 2 तरह का फिनोटाइप दिख रहा है, टॉल एंड शॉर्ट, ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, जीनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कितने तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक तो कैपिटल टी, तो यहाँ पे हम लिख दिया इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड थर्ड जीन कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी। 3 तरह का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैपिटल टी कितने हैं, 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 + 2। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। स्मॉल टी कितने हैं, 1, तो ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो अगर हमें निकालना होगा तो टॉल कितने हैं, 3, टॉल 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड
ड्वार्फ कितने हैं 1, तो 3:1 ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक में हो जाएगा आपको 1:2:1, 1:2:1। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, यू कैन गो थ्रू इट। इस तरह से आपको स्टेप्स लिखने हैं अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए तो, ठीक है। और ये रहा आपका रेशियो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स होता है, चाहे किसी भी कैरेक्टर को आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 ही आना है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ही आएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कीजिए और रेशियो देख लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने जो आंसर करा है वो सही है, ठीक है। तो इसलिए ये रेशियो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्रॉस की तरफ, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स होता है 2, तो जिसमें जब एक ऐसा क्रॉस जिसमें 2 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को स्टडी की गई उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, कलर भी लिया जा रहा है एंड शेप भी लिया जा रहा है। तो जब 2 कैरेक्टर को लेकर के उसके इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, क्रॉस कराया जाता है, 2 कैरेक्टर को लेकर के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मेंडल ने 2 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, पहला सीड कलर और दूसरा सीड शेप। सीड कलर में आपको पता होना चाहिए कि येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड शेप में राउंड शेप डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट है, ठीक है। और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव होता है, रिंकल्ड है जो वो रिसेसिव होता है, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर उन्होंने लिए। तो यहाँ पे राउंड येलो, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो देखो राउंड के लिए आप RR लिखोगे इस तरह से और येलो के लिए YY, ठीक है। इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है इसलिए हम स्मॉल r लिखेंगे और ग्रीन भी रिसेसिव ट्रेट है इसलिए स्मॉल YY लिखेंगे, ठीक है। तो RRYY एंड RRYY, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कराया था वैसे यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये जो पेरेंट्स हैं ये होमोजाइगस हैं, यहाँ पे भी होमोजाइगस है, तो जो गैमेट बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा। तो आपको यहाँ पे गैमेट कैसे बनेगा ये ध्यान देना है। इसके लिए आप गैमेट फॉर्मेशन जो करोगे तो एक कैरेक्टर से एक अलील पास होगा R, दूसरे कैरेक्टर से एक अलील पास होगा Y, ये हो गया गैमेट। इसी तरह से इसमें भी एक कैरेक्टर से एक अलील, दूसरे कैरेक्टर से दूसरा अलील, ये बन गया आपका गैमेट, ठीक है। दोनों ही कैरेक्टर से एक एक अलील दोनों पेरेंट्स से आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और वही जाइगोट ग्रो करके क्या बनाता है, सीड देगा, सीड से बनेगा प्लांट ग्रो करेंगे, तो वो हो गए F1 प्रोजेनी, उसको हम क्या कहेंगे F1 प्रोजेनी, ठीक है। तो F1 प्रोजेनी में जब हम इसे फ्यूज कराएंगे तो ये फ्यूजन कैसे होगा, एक पेरेंट से एक कैरेक्टर का अलील आया, दूसरे से दूसरा अलील आएगा, फिर दूसरे कैरेक्टर का एक अलील एक पेरेंट से और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से, ये हो गया आपका जाइगोट और यही F1 प्रोजेनी कहलाएगी। तो F1 प्रोजेनी का जो फिनोटाइप है वो हम कैसे पता करेंगे, इसका फिनोटाइप हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए राउंड एंड रिंकल्ड, इस दोनों में डोमिनेंट कौन है, राउंड, तो इसलिए राउंड का लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड दोनों ही प्रेजेंट है, इस दोनों में जो डोमिनेंट है उसका ट्रेट हम मेंशन करेंगे, ठीक है। राउंड शेप एंड कलर में येलो कलर और वाई ग्रीन के लिए, तो ग्रीन कलर रिसेसिव है, येलो कलर डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हम येलो मेंशन करेंगे। दैट मीन्स इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, राउंड येलो, ठीक है। ये किस टाइप का प्लांट है, तो हेट्रोजाइगस है ना। यहाँ पे सेम अलील प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस प्लांट, और ये कैसा है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब फर्दर इस F1 जनरेशन के प्लांट्स में उन्होंने फिर से सेल्फिंग कराई, आपस में इसे सेल्फिंग कराएंगे, तो क्या होगा देखिए RRYY, ठीक है। ये एक गैमेट, ये एक प्लांट हो गया, दूसरा प्लांट भी RRYY लेंगे हम,
F1 जनरेशन के सेम प्लांट, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब हमें सेल्फिंग करानी है। तो सबसे पहले हमें गैमेट बनाना है। किसी एक ट्रेट को आपको दो दो बार करके इस तरह से लिख देना है, आर 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 और आर, ठीक है। अब क्या करना है, इस आर के साथ एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख देना है इस तरह से। बस ये 4 गैमेट बन गए। इसका जो गैमेट है वही इसका भी गैमेट्स होगा, सेम गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो गैमेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, चार गैमेट्स का आपको स्पेस ले लेना है। इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देना है और उसके बाद इसके साथ एक बार कैपिटल वाई एक बार स्मॉल वाई इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। कोई भी गैमेट दिया हुआ होगा जैसे कि आर आर डब्लू डब्लू, तो आपको क्या करना है, आर 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 लिख देना है और एक बार कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, इस तरह से गैमेट आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो 4 गैमेट बन गए। अब इस पेरेंट से भी 4 गैमेट, इस पेरेंट से भी 4 गैमेट। अब इसको आपको पनेट स्क्वायर पे शो करना है F2 जनरेशन की प्रोजेनी को, ठीक है। इन चारों के बीच में क्या करनी है, आपको सेल्फिंग करानी है, राइट। इन चारों गैमेट्स के बीच में अब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब हम इसे क्रॉस कराएंगे पनेट स्क्वायर की हेल्प से। देखो ये रहा आपका पनेट स्क्वायर। इसमें हमको क्या करना है, एक साइड में हमको डिटेक्ट कर देना है इस तरह से मेल गैमेट और यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल गैमेट। अब जो 4 गैमेट बने हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर के 2 अलील्स को एक साथ लिखने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस आर और इस आर दोनों को एक साथ लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। दोनों अलील्स को क्या करना है, एक साथ लिखना है, आर आर देन वाई वाई, ठीक है। आर आर वाई वाई, हमेशा हमें डोमिनेंट ट्रेट को पहले लिखना है और रेसेसिव ट्रेट को बाद में लिखना है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें हम करेंगे आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ से मैं कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ। इस लाइन में हम इससे क्रॉस करेंगे इस चारों को, ठीक है, इस चारों को, और उसके बाद फिर दूसरे से इस लाइन में करेंगे, ठीक है। ओके, सो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी पेन में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, फिर मैं लिखा हुआ भी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ये है स्मॉल वाई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई। फिर थर्ड लाइन में कैपिटल आर, पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पे कैपिटल आर है तो पहले उसे लिखना है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल है तो एक कैरेक्टर रिसेसिव ट्रेट है, यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि पहले वाई को लिखना है, नहीं। आप सब जगह पहले राउंड शेप, राउंड रिंकल्ड, यानी कि पहले आपने शेप को मेंशन किया है तो यहाँ पे भी आप पहले शेप को ही मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉल आर पहले लिखेंगे, तब कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला, ठीक है। लास्ट लाइन में यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। इससे आप इसको करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, है ना। फिर यहाँ पे दोनों ही स्मॉल है तो यहाँ पे हम स्मॉल आर लिख देंगे, ये कैपिटल वाई पहले लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट में चारों ही स्मॉल हैं, ठीक है। अब हम इसका फिनोटाइप लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे होमोजाइगस है, होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, राउंड येलो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए है एंड स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड के लिए है, रिंकल्ड सीड, है ना। वैसे ही कैपिटल वाई फॉर येलो
एंड स्मॉल y फॉर ग्रीन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फिनोटाइप, राउंड येलो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राउंड, ये भी राउंड है और इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो राउंड और येलो हो जाएगा। ठीक है, राउंड येलो। यहाँ पे भी इसमें एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो राउंड होगा, और इसमें दोनों ही डोमिनेंट है तो येलो हो जाएगा, राउंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, इसलिए डोमिनेंट एलील का हम मेंशन करेंगे, राउंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे भी राउंड और इसमें एक डोमिनेंट एलील है इसलिए येलो होगा, राउंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर है लेकिन ये दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है इसलिए ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे राउंड एंड येलो, राउंड येलो। यहाँ पे राउंड और दोनों ही रिसेसिव है इसलिए ग्रीन है ना, राउंड ग्रीन। उसके बाद ये राउंड है, ये दोनों ही वाई है इसलिए येलो होगा, राउंड येलो, राउंड येलो। आप देख रहे हो, एक बात नोटिस कर रहे हो कि जो डोमिनेंट एलील है वो कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा उसी का प्रिवेलेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, राउंड येलो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे देखो आर आर दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं, तो रिसेसिव एलील्स का कैरेक्टर यहाँ पे शो होगा क्योंकि दो एलील्स प्रेजेंट है, तो क्या है स्मॉल आर रिंकल्ड है ना, तो यहाँ पे रिंकल्ड हो जाएगा। एंड कैपिटल वाई का कैरेक्टर क्या है, येलो। ठीक है, तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ओके, यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। यहाँ पे भी राउंड येलो है, यहाँ पे राउंड है और ये ग्रीन है ना, क्योंकि दोनों ही रिसेसिव हैं, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, आप इसी से समझ जाओगे। और यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों ही कैरेक्टर के एलील्स रिसेसिव है इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा, रिसेसिव ट्रेट दिखेगा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो आपने देखा यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है और ये भी राउंड येलो है। ठीक है, और बाकी ये एक राउंड ग्रीन कलर है और बाकी ये जो है राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो। उसके बाद ये राउंड येलो है, ये वाला राउंड येलो है, ये राउंड येलो और ये रहा राउंड येलो। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9 ट्रेट, 9 ऐसे फिनोटाइप्स हैं जो राउंड येलो है, 3 रिंकल्ड येलो है और बाकी जो बच गए ये आपको राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन और ये रहा आपको राउंड ग्रीन। तो 3 ट्रेट राउंड ग्रीन, 3 ट्रेट राउंड रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब हम इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल, ये रहा राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 इसमें आपको 4 फिनोटाइप दिख रहा है, तो सबसे पहले हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए फिनोटाइप मेंशन करेंगे, राइट। फिनोटाइप पहला है राउंड येलो इस 2, उसके बाद आपको राउंड ग्रीन दिख रहा है तो राउंड ग्रीन मेंशन करेंगे इस 2, उसके बाद आपको रिंकल्ड येलो दिख रहा है तो रिंकल्ड येलो हो जाएगा, एंड देन रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये 4 तरह के फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आप इसका नंबरिंग लिखोगे, ये 9 कलर, 9 राउंड येलो है तो 9 हो जाएगा, 9 is to राउंड ग्रीन कितना है 1 2
3, तो 3:, रिंकल्ड येलो 3 है एंड रिंकल्ड ग्रीन भी 1। तो ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। इस तरह से हमें काउंट करके निकालना है। जितने भी फिनोटाइप है पहले आप उसे मेंशन कर देंगे और उसके बाद उसको काउंट करके पहले बड़ा लिखना है और तब छोटा, ठीक है। अब आप इस रेशियो को ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमने सिर्फ 2 टाइप के प्लांट्स लिए थे। आपको याद है F1 जनरेशन में हमने रिंकल्ड ग्रीन लिया था और राउंड येलो लिया था। ये 2 तरह के प्लांट हमने लिए थे। ये जो 2 प्लांट्स मिले हैं हमें F2 जनरेशन में, ये फिनोटाइपिक रेशियो किसका है? F2 जनरेशन का। तो F2 जनरेशन में हमें 2 न्यू कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिले, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें ये एक अलग पेरेंट का जीन है ग्रीन और ये इसमें रिंकल्ड जो है वो अलग पेरेंट का है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो गैमेट्स थे वो सेपरेटली एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं, वो एकदम इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेपरेट हुए हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो हमें 2 नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहे हैं, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर के अलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उनके जो अलील्स होते हैं वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, कलर का भी एक अलील इसमें प्रेजेंट है और शेप का भी एक अलील प्रेजेंट है। मतलब कि सीड शेप के 2 अलील्स, राउंड और रिंकल्ड, ये दोनों सेपरेट होंगे ही, है ना। आर और आर ये दोनों तो सेपरेट होंगे ही। दूसरे कैरेक्टर के जो अलील्स हैं येलो एंड ग्रीन, ये दोनों भी अलग अलग सेपरेट होंगे और ये दोनों इंडिपेंडेंटली गैमेट बनाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। और वही आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मेंडल ने 3rd लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, which states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। एक कैरेक्टर के पेयर से दूसरे कैरेक्टर के पेयर का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसके साथ ही आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो भी याद रखना है, 9:3:1 होता है। अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो देखो आप यहाँ पे जीन कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं, RR, YY, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग जीन कॉम्बिनेशन है, ये अलग जीन कॉम्बिनेशन है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अलग जीन कॉम्बिनेशन है ना। फिर यहाँ पे आपको ये जीन कॉम्बिनेशन अलग है, ये अलग जीन कॉम्बिनेशन है, ये अलग जीन कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से बहुत सारे जीन कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो जो है इसमें 9 टाइप के कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होगा ये। तो 9 टाइप के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जीनोटाइपिक रेशियो आपको ना F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद होना चाहिए, दैट इज 9:3:1। और इसमें आप एक बात नोटिस कर रहे हो, ये जो 9 है राउंड येलो, इसमें अगर आप एक कैरेक्टर को देखो राउंड को और दूसरा वाला ये जो रिंकल्ड है इसका रेशियो 3, तो इस दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं 9:3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3:1, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने लिया था 3:1, जहाँ पे 1 कैरेक्टर की बात हो रही थी। तो उसी से ये जनरेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप किसी एक कैरेक्टर को ले लो, यहाँ पे येलो और ग्रीन का भी रेशियो ले लीजिए, 9:3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3:1। यहाँ पे आप ग्रीन और येलो ले लो, ठीक है। ये रिंकल्ड है ना, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर का देखो रेशियो 3:1 होता है, ठीक है। और एक और बात आपने यहाँ पे नोटिस करी कि जो डोमिनेंट है उसका रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने 3 लॉज देखे जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आप यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू ट्रेड्स, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रेड्स हम पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ट्रेड्स इनहेरिट्स होते हैं जीन्स के थ्रू, ये तो आपको पता है। और जीन्स क्या होता है, सेगमेंट ऑफ DNA होता है।
डीएनए क्या होता है? जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और इसी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम कैरेक्टर कहते हैं, ट्रेड्स के रूप में देखते हैं। अब यही प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्म में एक्ट करते हैं और ट्रेड्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। या तो ये डायरेक्टली कंट्रोल कर देते हैं या तो फिर हार्मोन्स की फॉर्मेशन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्लांट हाइट का एग्जांपल ले लो, तो प्लांट की जो हाइट है हमने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में कि ग्रोथ हार्मोन जो है प्लांट की हाइट को रेगुलेट करते हैं, दैट इज ऑक्सिन। राइट, अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट टॉल होगा और अगर कम है तो प्लांट शॉर्ट होगा। राइट, तो अगर इस ऑक्सीजन हार्मोन को बनाने वाला एंजाइम ज़्यादा इफिशिएंट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ऑक्सीजन को बना कौन रहा है? यही जीन उसको कमांड दे रहा है ना, कि प्रोटीन को कमांड देता है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। तो अगर जीन जो एंजाइम बना रहा है वो ज़्यादा इफिशिएंट है तो ज़्यादा हार्मोन्स बनेंगे और ज़्यादा प्लांट की हाइट हो जाएगी। और अगर जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई, यानी कि यहाँ पे ये डोमिनेंट अलील की बात हो रही है, अगर ऐसा जीन है जो डोमिनेंट है तो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो प्लांट की हाइट लंबी हो जाती है। और अगर जीन रिसेसिव है, यानी कि उसमें कुछ अल्टरेशन आ गया, यानी दूसरा अलील है जीन का जो कि कम एंजाइम बनाता है, कम इफिशिएंट एंजाइम बनाता है, तो उसकी वजह से कम हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जीन्स जो हैं वो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं और इस तरह से ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे। ठीक है, यह पूछा जा सकता है। ओके, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेक्स यानी कि जेंडर को डिसाइड किया जाता है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। इसको डिटरमाइन करने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द जेंडर और सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, या तो अपने आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस के थ्रू सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स होते हैं जो रेप्टाइल्स वगैरह, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का उन पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर। अब अगर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, रेप्टाइल्स क्या करते हैं, एग देते हैं, तो उस एग को अगर हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है, इंक्यूबेट करने का मतलब होता है कि अंडे सेना कहते हैं ना, कि मुर्गी अंडे पे लेकर के बैठी हुई होती है कुछ देर तक, तो उसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो अगर वो इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे हुआ है तो इस एग के अंदर जो फिटस ग्रो कर रहा है उसका सेक्स मेल होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो फीमेल होगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल क्यूज के पे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज्ड एग से मेल फिटस बनेगा या फीमेल फिटस बनेगा। ठीक है, इसी तरह से स्नेल्स एक कैटेगरी है, इसमें सेक्स को चेंज करने की पावर होती है। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होता है। ये कभी भी कोई भी सेक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स या जितने भी मैमल्स हैं, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन उनमें इनहेरिट होने वाले जीन्स से होता है। जैसा कि हमने अभी स्टडी करी, पेरेंट्स से जीन इनहेरिट होते हैं और उस जीन में जो अलील प्रेजेंट होगा वही डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होने वाला है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स के गैमेट्स में कौन सा जीन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो कि सिर्फ सेल डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन दोनों ही सेल्स में, ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और इस रिप्रोडक्टिव सेल से आपको पता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट्स में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 23 पेयर्स,
एंड इसमें नो पेयर्स, है ना, ये सिंगल 23 प्रेजेंट होते हैं। इन 23 पेयर्स में 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सोमैटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी ये जो 23 है इसमें भी 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 22 एक तरह का होता है और दूसरा जो होता है ये लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है वो अलग होता है। इसमें भी 22 पेयर्स एक जैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं। लास्ट का जो 1 पेयर होता है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। तो जो पेयर सेम होता है उस 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोजोम, इसको ऑटोजोम्स कहा जाता है। और लास्ट का जो 1 पेयर होता है जो कि गैमेट में सिर्फ एक होता है उसको हम कहते हैं एलोजोम, या इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। यही सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे डिसाइड करता है? तो देखो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड हो गए तो 22 प्लस लास्ट का एक क्रोमोसोम, ये बनता है गैमेट। मेल में भी गैमेट फॉर्मेशन होगा और फीमेल में भी गैमेट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देखिए, मेल में भी गैमेट फॉर्मेशन होगा और फीमेल में भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मेल में जो लास्ट का क्रोमोसोम होता है ये 22 तो इसमें भी होता है, 22 इसमें भी होता है, लेकिन लास्ट वाला जो पेयर होता है वो इस मेल में पाया जाता है XY एंड फीमेल में पाया जाता है XX, ठीक है। इसीलिए इस लास्ट के पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल में पाया जाता है XY और फीमेल में पाया जाता है XX। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसका गैमेट फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक अलील दूसरे में चला जाएगा और एक क्रोमोसोम कॉपी दूसरे में चली जाएगी, X अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा। तो इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, X और Y अलग हो जाते हैं। फीमेल में बिकॉज दोनों ही X है तो इसलिए यहाँ पे एक ही X को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग में स्पर्म इंटर करता है, आपको पता है, तब फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। तो अगर एग से ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल इंटर कर जाता है, इस एग से फ्यूज कर जाता है, तो इस जाइगोट में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अब ये जो जाइगोट ग्रो करेगा तो इससे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो XX क्रोमोसोम वाला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यानी कि फीमेल होगी, है ना। और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म सेल इस एग से फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स के मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो अगर X क्रोमोसोम आता है, अगर मेल से X क्रोमोसोम आता है तो लड़की, और अगर मेल से Y क्रोमोसोम आता है तो लड़का होता है। इस तरह से ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो देखो, यहाँ पे भी हम इसी तरह से हम इसको, अगर आप एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो आपको फिर इस तरह से लिखना होगा। यहाँ पे आप लिखोगे मेल पेरेंट, यहाँ पे लिखोगे फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट में 2 गैमेट XY, है ना, लास्ट का सिर्फ लिखते हैं हम, और इसमें XX। अब इससे हम बनाएंगे गैमेट, तो यहाँ पे गैमेट बनेगा XY 2 गैमेट और इसमें बनेंगे दोनों XX, ठीक है। F1 जनरेशन हमें यहाँ पे लिख देना है और अब हमें ऑफस्प्रिंग बताना है, तो हम पनेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेल गैमेट को कर दिया यहाँ पे एक्सप्रेस मेल गैमेट इस तरह से, और ये रहा आपका, यहाँ पे मैंने फीमेल गैमेट, है ना, XX। अब इससे बनेगा XX, ये दोनों फ्यूज करेंगे XX, X और Y, X और Y, है ना। तो आपने देखा कि दो प्रोजेनी फीमेल हुई, 2 प्रोजेनी मेल, यानी कि 50% चांसेस है फीमेल होने का, 50% चांसेस है मेल होने का, है ना। यानी कि अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का, है ना। 2 और 2 है तो 2:2 यानी 1:1। इसी तरह से जीनोटाइप यहाँ पे कौन कौन से हैं, XX एंड YY। XX का मतलब यहाँ पे फीमेल गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल, ये बॉय और यहाँ पे भी बॉय, है ना। तो फिनोटाइप यहाँ पे 2 तरह का है। जीनोटाइप भी XX एंड XY, XX:XY, ये भी 2, ये भी 2। तो यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो भी हमारा क्या आ जाएगा,
1:1 ही। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम ही होता है, दैट इज 1:1। ठीक है, यानी कि फीमेल बनने के भी 50% चांसेस हैं, मेल बनने के भी 50% चांसेस हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और अगर आपसे पूछेगा कि कितने % चांसेस हैं कि लड़की होगी, तो आपको बेधड़क 50% बता देना है, कोई भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, जितने चांसेस मेल बनने के उतने ही चांसेस फीमेल होने के, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ ही डील कर लेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।